जय हिंद दोस्तों। वुमेन रिजर्वेशन बिल पिछले कुछ बीते दिनों में आपने इसके बारे में तो जरूर ही सुना होगा। क्या है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि 2024 के इलेक्शन में वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा या 2029 के लोकसभा इलेक्शन में ये कानून लागू होगा। इसके साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये रिजर्वेशन किस क्राइटेरिया पर दिया जा रहा है। क्या इसमें SC/ST वुमेन के लिए अलग से कोई प्रावधान है। इसके बाद हम समझेंगे कि 1996 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने के बाद आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जिसके चलते ये बिल इतना लंबा खींचा पार्लियामेंट में पास होने के लिए, और ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास होने में टांग अड़ा रही थी। लेकिन बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। as equals। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलता है, इसमें 18 तारीख को फर्स्ट डे जो सेशन होता है वो ओल्ड पार्लियामेंट में ही हेल्ड किया जाता है, और 19 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सभी एमपीज के साथ न्यू पार्लियामेंट में एंट्री लेते हैं, और अगले दिन यानी 20 सितंबर से रेगुलर गवर्नमेंट वर्क स्टार्ट होते हैं। और इसी दिन 20 सितंबर को यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम देते हैं। और इसी के साथ लोकसभा में 554 वोट्स के साथ में ये बिल 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है लोकसभा में। इसके अपोजिशन में केवल 2 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद अगले दिन 21 सितंबर को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बिना किसी विरोध के राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है। लेकिन इसके लिए अभी हमें यह जानना जरूरी है कि कोई बिल एक्ट कब बनता है। किसी बिल के कानून बनने के लिए सबसे पहले तो नेसेसरी है कि उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास होना है। उसके बाद वह बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति उस पर विचार करता है, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई बिल कानून बन जाता है, कोई बिल एक्ट बन जाता है। बट वुमेन रिजर्वेशन बिल का केस दूसरा है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 ये कहता है कि अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि कानून देश भर में तभी लागू होगा जब 28 में से 14 राज्यों की विधानसभाएं इस पर सहमति बनाएंगी। लेकिन इसके बाद भी काफी चैलेंजेस हैं जो कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को फेस करने हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी आइए हम जानते हैं कि आखिर वुमेन को रिजर्वेशन देना क्यों है। क्या उनकी सिचुएशन पॉलिटिकल फील्ड में सच में इतनी खराब है कि हमें उन्हें रिजर्वेशन देकर के प्रमोट करना पड़ रहा है। तो इसे इस चीज से समझिए, जो 2011 की जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग देश में 52% मेन और 48% वुमेन थी। और वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019 और 20 में होता है, इस सर्वे के अनुसार वुमेन का नंबर मेन से ज्यादा हो गया है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग हर 1000 आदमी के पीछे 1020 वुमेन है, जो कि इसी सर्वे के 4th एडिशन जो कि 2015-16 में किया गया था उसके अकॉर्डिंग हर 1000 आदमी के पीछे 991 वुमेन थी। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अब तक इसके 5 एडिशंस हो चुके हैं, और जो लास्ट 5वां एडिशन था उसी 5वें एडिशन में ये बताया जाता है कि ये जो वुमेन का नंबर है ये मेन के नंबर से ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर वहीं हम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनके पार्टिसिपेशन को देखें तो वो बहुत ही कम है। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें से केवल 78 वुमेन है, जो कि अराउंड 14% होता है। और वहीं राज्यसभा में कुल मेंबर्स की संख्या 246 है, जिसमें से केवल 25 वुमेन है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि देश में वुमेन का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल फील्ड में उनकी भागीदारी है वो उतनी खास नहीं रही है। और इसी के चलते लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन देने की मांग की जा रही है वुमेन को। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा पंचायती राज में भी वुमेन को मिनिमम 33%
रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद 2006 में बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज्यों में वुमेन के रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और आज के समय में 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह रिजर्वेशन 30% से बढ़कर 50% तक है। जैसा कि रिसेंटली अभी G20 की मीटिंग भी हुई है जिसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो ये जो वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक अच्छा कदम माना जा सकता है। अगर आपने अभी G20 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलने और 14 राज्यों की विधानसभाओं से ग्रीन फ्लैग मिलने के बाद भी इस बिल को पूरे देश में लागू होने के लिए अभी और कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये बिल कानून बन भी जाता है तब भी ये जनगणना के बाद ही पूरे देश में लागू होगा। जैसा कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये जनगणना डिले हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस बिल के पूरे देश में लागू होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है डिलिमिटेशन, क्योंकि जनगणना के बाद ही लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन किया जाएगा, जिसके लिए एक डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये डिलिमिटेशन और ये डिलिमिटेशन कमेटी क्या है। बेसिकली ये जो डिलिमिटेशन कमेटी होती है ये सीमाओं का निर्धारण करती है और सीट्स में इंक्रीमेंट वगैरह भी करती हैं। जैसा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना जरूरी है। तो जनगणना के बाद ये देखा जाएगा कि अपनी पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है, उसके अकॉर्डिंग सीट कितनी रखनी है। इन सब चीजों का निर्धारण जो होता है वो डिलिमिटेशन कमेटी करती है। जैसा कि आखिरी बार ये जो डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन हुआ था ये 1971 में हुआ था और उसी के आधार पर लोकसभा सीटें 543 हैं। तो अभी तो हमने जाना कि अगर ये बिल कानून बन भी जाता है तो भी इसे पूरे देश में लागू होने में अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ये रिजर्वेशन किस तरह से दिया जा रहा है, ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। उसके लिए जैसा कि इस फिगर में आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीट्स हैं वो 84 तय की गई हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स तय की गई हैं और 412 सीट्स जनरल की हैं, जो कि टोटल 543 होती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 543 सीटें हैं तो इसमें से 33% वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, बल्कि ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये रिजर्वेशन के अंदर ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि ये तीनों कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी से 33% वुमेन के लिए आरक्षित होंगी सीट्स। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट की 84 सीटें हैं, जब ये 84 मेंबर्स सेलेक्ट होके आ रहे होंगे तो इनमें से 33% जो सीट्स होंगी वो विमेन कैंडिडेट्स की होंगी। उसी सेम तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 47 सीट्स में जो है उसमें 33% विमेन को दिया जा रहा है और 412 जो जनरल की सीट है इनमें से 33% वुमेन को दिया जा रहा है। और ये सीटें रोटेशन में रखी जाती हैं। जैसा कि किसी इलाके में महिला सीट आई तो अगले साल ये सीट चेंज हो जाएगी। और हाँ, रिजर्वेशन ये जो है ये 15 सालों के लिए अभी तो दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस रिजर्वेशन को इंक्रीज कर सकती है। वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया है तो आइए हम जान लेते हैं कि ये बिल पार्लियामेंट में कब कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले तो 12 सितंबर 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इस बिल को कई बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इन सभी बार ये बिल पास नहीं हो सका। लास्ट टाइम ये बिल मनमोहन सिंह की सरकार में 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये राज्यसभा से तो पारित हो गया था लेकिन ये लोकसभा से पारित नहीं हो सका। और उसके बाद आज के समय में 2023 में जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ से पारित हो चुका है। तो वीडियो के किसी अदर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये बिल पारित होते हैं तो इसके कौन कौन से प्रोज और कौन कौन से कॉन्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।